नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी अपना अध्याय 3 चल रहा है, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पाँव। ये राजस्थानी लेखक ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। हमने इसमें पढ़ लिया है कि यह है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रसिद्ध स्थल हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो की यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो चलो अब आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, सबसे बड़ा शहर मतलब आज से 5000 वर्ष पहले, और इसमें कितने थे, 85,000 के लगभग जनसंख्या थी। तो आज से 5000 वर्ष पहले 85,000 की जनसंख्या, ऐसे समझ लो कि आज की तो कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ के बराबर ही हो गई। तो मुंबई दिल्ली महानगरों से भी बड़ा शहर मोहनजोदड़ो उस समय था। तो ये सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है, यानी सबसे समृद्ध धनी शहर भी वह उस समय का था। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे समृद्ध शहर था मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर ही हमने क्या पढ़ा है, जो कल मैंने बताया था आपको, ये देखो, ये लो प्रोफाइल सभ्यता जिसमें दिखावा अधिक नहीं है, वह सभ्यता थी। तो सबसे समृद्ध भी है लेकिन सबसे दिखावा भी नहीं करते हैं। तो यही आगे बात भी यहाँ पर है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। जो नरेश की दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है वह भी छोटी मिली है, हथियार भी नहीं है बड़े बड़े, छोटे छोटे औजार हैं, मोहरें मिली हैं वे भी छोटी मिली हैं, जो गढ़ वगैरह मिले हैं, रहने के आवास स्थल हैं, वे भी छोटे मिले हैं, बड़े नहीं हैं। तो ये ज़्यादा दिखावा न करने वाली संस्कृति थी। इसमें बड़ी बड़ी, जैसे कोई राजा महाराजा अपने अपने निवास स्थान है या कोई दुर्ग वगैरह बनाते हैं या बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, ऐसी कोई भव्यता का आडंबर इसमें नहीं था। दूसरी वजह ये भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ मालूम नहीं हो सका है। उनसे जो वस्तुएं बरामद हुई हैं, जो अजायब घर में हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था उस समय। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अनबूझ है। अनबूझ मतलब अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था वो सब कुछ हमें एकदम सही से नहीं पता है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, यानी भव्यता के बजाय सुरुचि, कला, सुंदरता का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ या चित्र, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास मतलब बालों को सजाने की कला, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। तो इसमें भव्यता के बजाय कला का महत्व ज़्यादा था। चाहे छोटा ही करो लेकिन सुंदर करो। बड़े बड़े इमारतें नहीं बनी हैं लेकिन छोटी इमारतें हैं, वह भी एकदम नगर नियोजन की, एकदम से नियोजन कला का हमें एक साक्षात रूप देखने को उसमें मिलता है। पशु पक्षियाँ के जो चित्र हैं वे भी अत्यंत सुंदर देखने को मिलते हैं। जो खिलौने हैं, बाल बनाने की कला है, आभूषण हैं, या फिर इन सब से ऊपर क्या है कि जो लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है, उस लिपि के जो अक्षर हैं एकदम सुघड़ हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से गढ़े हुए अक्षर वो हैं, उसमें कोई टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं हैं। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो ये बात महत्वपूर्ण देखो, जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। इसको देखो, दोहरे उद्धरण चिन्ह में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है। तो ये कथन है, महत्वपूर्ण है। एक पुरातत्ववेत्ता ने कहा था कि सिंधु सभ्यता की खूबी है, जो विशेषता है वह उसका सुंदरता है, और ये सुंदरता है ये कोई राजपोषित, किसी राजा के द्वारा या किसी धर्म के द्वारा न होकर के समाज के द्वारा थी।
यानी समाज ही इस प्रकार के कार्य करता था। ऐसा नहीं कि कोई धर्म ने उन्हें आदेश दिया हो या किसी राजा का आदेश हो, राज्य आदेश हो कि आपको इस प्रकार ही बसना है, नियोजनों मतलब मकान इस प्रकार ही बनाने हैं। ये कोई राजा का या धर्म की सत्ता का कोई आदेश नहीं था। यह सभी लोगों का मिला जुला समाज द्वारा घोषित आदेश था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अगर राजा हो तो राजा तो हमने देखा है, सुना है कि अपने जो बनाते हैं, चाहे इमारतें बनाओ, चाहे मूर्तियां बनाओ, चाहे मार्ग बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, वो बड़े बड़े और भव्य रूप में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यादेश नहीं थे, धर्म का आदेश नहीं था, समाज का आदेश था। तो समाज में तो बड़े छोटे सभी वर्ग के होते हैं, तो इसलिए वे यहाँ पर आकार की भव्यता के बजाय कला की भव्यता यानी कला की सुंदरता अधिक दिखाई देती है। अजायब घर यानी जिस इमारत में सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में बरामद हुई वस्तुएं रखी गई हैं दर्शकों के लिए, उसे बोलते हैं अजायब घर। तो अजायब घर में रखी हुई चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। अब सुई मिली है, इसका मतलब है सिलाई वगैरह भी करते थे कपड़ों की। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ भी मिली हैं, यानी सोने धातु से भी वो परिचित थे, आभूषण बनाते सोने के, जिनमें एक 2 इंच लंबी है। समझा गया है कि यह बारीक कसीदाकारी किसे बोलते हैं? कपड़ों पर फूल या चित्र अंकित करने की कला को कसीदाकारी बोलते हैं, में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। देखो ये एक मूर्ति बरामद हुई है यहाँ पर, ये तो नृत्य मुद्रा में लड़की है। इसने पूरे इधर हाथ में ये कंगन वगैरह पहन रखे हैं, जो ऊपर केस भी बना रखा है सुंदरता से, इधर भी कड़े पहन रखे हैं। तो ये नृत्य करती हुई एक स्त्री की लड़की का मूर्ति है। तो जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर भी क्या है? गुलकारी वाला। गुलकारी से बोलते हैं, एक कसीदाकारी होती है, भी कपड़ों पर फूल या चित्र बनाने की कला बोलते हैं इसको भी। तो गुलकारी वाला दुसाला है, मतलब साल सा उसने ओढ़ रखा है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। अजरक प्रिंट बोलते हैं, अजरक प्रिंट। कपड़ों पर प्रिंट की एक शैली है, उसे अजरक बोलते हैं। इधर आपने होता है बाड़मेर साइड में खूब होता है ये अजरक प्रिंट। तो बाड़मेर साइड भी देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत निकट है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो कला चली आ रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से चलती आ रही है। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथीदांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। हाथीदांत के भी सुए मिले हैं और तांबे के भी। हमने पढ़ लिया है कि तांबा राजस्थान से ले जाते थे, राजस्थान में झुंझुनू से। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियाँ बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। दरी तो मतलब कपड़े की होती है, तो हो सकता है वह समय के साथ और नष्ट हो गई हो, तो उसका कोई सबूत प्रमाण नहीं मिला अभी तक है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। बंद क्यों कर दी गई है? सिंध के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना भी अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। देखो, जहाँ पर नदी बहती है ना, 12 महीने नदी बहती है, तो उसके आसपास में खूब पानी होता है। वहाँ पर 20-30 फुट पर ही ज़मीन की खुदाई करते ही पानी निकल जाता है। नदी बहती है तो वहाँ का जल स्तर ऊंचा रहता है, तो मिट्टी में 20 फुट की खुदाई करेंगे ना, तो वहाँ पर नीचे से पानी निकल आएगा। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सारा मिट्टी में दब गया था। तो जो मोहनजोदड़ो शहर है, उसकी पूरी की पूरी खुदाई की है। खुदाई करने का मतलब है पूरी एक इमारत 20 फुट 25 फुट या 12 फुट 15 फुट ज़मीन से नीचे खुदाई करने पर वो इमारतें निकल के आई हैं। तो वह सारा खुदाई कर रखी है। ज़मीन के जो धरातल का लेवल है, स्तर है, उससे 25 फुट नीचे तक खुदाई करके और उस इमारतों को बाहर निकाला गया है। और वहाँ से फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु नदी का जो पानी है, वो नीचे से निकल के धीरे धीरे आ रहा है। तो वहाँ पर नमी से उन जो खंडर हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो आगे की खुदाई अब बंद कर दी गई है। तो लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है आगे हमें और खुदाई न कर पाएँ, और इनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी और कोई जानकारी आगे भविष्य में न हो पाए। तो आज हमने ये पूरा अध्याय पढ़ लिया है।
कल आपको इसके प्रश्न उत्तर मैं करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।